नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के दूसरे पाठ के बारे में। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि हमारे आसपास हाथी भी होता है, चूहा भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनको हम सामान्य आँखों से अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसके लिए देखिए आज का वीडियो। और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस में। और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर ये आपको अपनी कक्षा के ये पाठ के बारे में वीडियोस आते रहें। तो हम शुरू करते हैं अब बहुत ही छोटे जीवों के बारे में, जिनको हम कहते हैं सूक्ष्म जीव, यानी जिनको हम अपनी सामान्य आँखों से नहीं देख सकते। उनके लिए हमें किसी उपकरण की आवश्यकता होती है, और बिल्कुल ही छोटी चीज़ जिसको हम देख सकें उसके लिए उपकरण होता है सूक्ष्मदर्शी। जब हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीवों की, सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जो यंत्र काम में आता है वो भी सूक्ष्मदर्शी होता है, जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब अपन थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे अब आप कहेंगे भाई हमने तो कभी देखा नहीं, तो इसमें से कुछ इतने बड़े तो होते हैं जिन्हें हम सामान्य देख सकें। जैसे आपके घरों में ब्रेड होती है, या फिर अपने घर की सामान्य रोटी अगर हम कभी रख के भूल जाते हैं कहीं साइड में, बचपन में होता है, हमसे भी हुआ था ऐसा, तो उसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद से रोए जैसे आ जाते हैं, हल्के हल्के से कुछ काले धब्बे भी आ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। और इसके बारे में ही हमें इस पाठ में पढ़ना है। अब उससे भी अलावा और भी बहुत से सूक्ष्म जीव हैं, कुछ अपने दोस्त हैं, कुछ दुश्मन हैं। तो इसको आगे समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव की। तो इसमें हमारे मुख्य रूप से जैसे हम कह सकते हैं कुछ तो हैं जैसे ब्रेड पर उगते हैं, जिनको हम कवक कहते हैं, और उनको आवर्धक लेंस की सहायता से अपन देख सकते हैं, जो बिल्लोरी लेंस कहते हैं अपन के आसपास की आस पड़ोस की भाषा में। और इसके अलावा कुछ को हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, और कुछ के लिए बहुत ही अच्छे सूक्ष्मदर्शी चाहिए जब हम उनको देख पाते हैं, क्योंकि वो बहुत बारीक होते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। तो भाई ये सूक्ष्म जीव होते कितने प्रकार के हैं? तो इनको 4 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। अब इन 4 मुख्य वर्गों की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे आते हैं सबसे पहले जीवाणु। और दूसरे नंबर पर आते हैं कवक। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं, अगले में आता है हमारे प्रोटोजोआ। और अंतिम आता है इसमें शैवाल। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, हमेशा पढ़ते समय पेन कॉपी साथ में रखिए, अपने को याद भी रहेगा और काम भी आएगा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जब हम बात कर रहे हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल की, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले विषाणु या जीवाणु। अब ये जो विषाणु होते हैं, आगे इसका प्रकार भी पढ़ेंगे हम, कौन से हमारे अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। और ये विषाणु या वायरस जो होते हैं, विषाणु या वायरस जो होते हैं, ये कुछ इतने घातक भी होते हैं। अभी जैसे अपन के एक बहुत बड़ी पैंडेमिक या जिसको अपन कहें महामारी चल रही है, कोविड-19, वो भी एक वायरस वाला रोग कर रहे हैं। तो एक बार थोड़ा सा मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, तो थोड़ा सा हम बात करते हैं विषाणु या वायरस के बारे में। ये भी बहुत सूक्ष्म होते हैं, परंतु ये थोड़े से भिन्न हैं। विषाणु या वायरस
अब ये जो वायरस होते हैं ये सूक्ष्म भी होते हैं, लेकिन इनकी एक ख़ास विशेषता होती है, ये परपोषी होते हैं। परपोषी यानी कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो दूसरों से अपना भोजन बना लेते हैं। अन्य से भोजन प्राप्त करने वाले। अब अन्य से भोजन प्राप्त करना, उसमें हम कह सकते हैं पौधे भी होंगे और जीव भी होंगे। ये दोनों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं और गुणन करते हैं, पौधे में या जंतु कोशिका में। ये जीव के सजीव कोशिका में ही अपना गुणन भी करते हैं और उसी से ये परपोषी से होते हैं, तो वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करके गुणन करते हैं। बहुत अधिक ये संख्या में बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा जब हम आगे देखते हैं तो ये कुछ रोग भी फैलाते हैं। कुछ रोग ऐसे हैं जो अब तक हम जानते हैं, कुछ रोग ऐसे हैं जो हो सकता है भविष्य में हमारे सामने आएँ, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अभी हमारे देश की सरकार भी निवेदन कर रही है कि मास्क पहनिए, हाथों को सैनिटाइज़ करिए। तो वही स्थिति है, इनसे बचने के लिए मेरा भी आपसे एक निवेदन है, स्वच्छता का ध्यान रखें। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, आगे दूसरे इसमें हम देखते हैं इन्फ्लुएंजा या फ्लू होता है। फिर और इसमें हम देखते हैं कुछ जैसे खांसी है, और इसमें पोलियो, ये भी एक वायरस जनित है जिसका वैसे तो अब लगभग उन्मूलन कर दिया है। काफ़ी कुछ इसमें टीकाकरण द्वारा नियंत्रण कर लिया गया है। और एक है खसरा। अब ये ऐसे रोग हैं जो विषाणु या वायरस से फैलते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि भाई सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, इनका आवास या हैबिटेट क्या है। अब आवास की जब हम बात करते हैं या रहने का स्थान, अब सूक्ष्म जीवों के बारे में जब हम बात करें तो इनमें इतनी विविधता मिलती है कि गीज़र में भी हो सकते हैं। भाई अब गीज़र ये नहीं अपने घरों में पानी गर्म करने वाला, कुछ गर्म पानी के सोते होते हैं जिनमें 100 डिग्री तक गर्म पानी निकलता है। अब वो अपने ज़मीन के अंदर कुछ भौगोलिक घटनाएं होती हैं, भूगर्भीय घटनाएं, जिनके कारण निकलता है। तो वो सामाजिक ज्ञान में यदि ऐसा कोई बिंदु आया तो विस्तृत रूप से बताऊंगा। गीज़र जहाँ का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि बर्फ़ हमारे गंगा नदी के बर्फ़ में भी ये विषाणु रहते हैं। जैसे हम गंगा नदी के पानी की बात करते हैं कि उसमें कुछ ऐसे विषाणु या बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे वायरस हैं जो उस पानी को सड़ने नहीं देते हैं। अपने गंगा जल घरों में भी देखा होगा, काफ़ी समय हो जाता है फिर भी वो शुद्ध बना रहता है। तो अब ये बात तो रही इनकी, लगभग जैसे हम कह सकते हैं बर्फ़ में 0 से 4 डिग्री के सेंटीग्रेड के मध्य में जो तापमान होता है ये यहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी इनके आवास में भी अंतर है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं भाई कि सूक्ष्म जीव और हमारा रिश्ता क्या है, और हम देखते हैं। आज हम इसमें पहले बिंदु को पढ़ेंगे, हमारे जो
मित्रवत हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव हैं जो हमें कह सकते हैं जो लाभ पहुंचाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि दही की प्रक्रिया जो होती है, दूध को दही में बदलने वाला, विस्तृत इनके बारे में जहाँ भी बात आएगी किसी अध्याय में तो मैं उसमें भी बताऊंगा इसको। फिर हम देखते हैं ब्रेड जब हम बनाते हैं उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं, पॉकेट्स होते हैं हवा के, उनको भी इनके द्वारा मित्रवत सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाया जाता है। यानी कि वो कुछ गैसें निकालते हैं, उनका अलग अलग मात्रा होती है, अलग अलग तरह के उनकी सूक्ष्म जीवों की निकालने की प्रक्रिया, तो उसके आधार पर उनको काम में लिया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आपने देखा होगा केक बनाने में भी, केक को थोड़ा सा फ्लफी करने और कुछ ऐसा करने के लिए भी इनका काम में, इनको लेते हैं काम में। फिर हम देखते हैं अल्कोहल के रूप में, अल्कोहल जब हम बनाते हैं तो उसमें भी इस क्रिया को करने के लिए सूक्ष्म जीवों का ही सहयोग लिया जाता है। फिर इसमें हम और भी देखते हैं कुछ, जैसे खाद वगैरह हैं, हम जो हमारे अपशिष्ट होते हैं उनको सड़ाने के लिए इनका सहयोग लेते हैं और हमारे काफ़ी अच्छी खाद मिलती है। जंतु अवशेष हैं, कुछ छिलके हैं, विष्ठा है, कुछ पक्षियों के बीट वगैरह हैं, उनको इकट्ठा जब डाल देते हैं तो उससे हानि रहित पदार्थ बना देते हैं ये, और खेतों के लिए बहुत ही अच्छा उर्वरक मिल जाता है और उसमें नाइट्रोजन भी अच्छी मात्रा में होती है। अब आगे हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें हमारे कुछ क्रियाकलाप, तो आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, अच्छा रहता है, याद भी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम सूक्ष्म जीवों के बारे में। हमने देखा कि ईस्ट द्वारा हम देखते हैं हमारे कि मैदा को हम ईस्ट मिला देते हैं तो उसमें मैदा थोड़ी फूली हो जाती है। उसी तरह से फिर आगे हम देखते हैं सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग या उद्योगों में इनका क्या उपयोग होता है। उद्योगों में उपयोग में हम देखते हैं इसका अल्कोहल में, शराब बनाने में, भाई ये कई प्रकार का होता है इस अल्कोहल, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखा है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें एसिटिक एसिड बनाने में भी ये काम में आते हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि हमने जैसे अगर हम जो गेहूँ वगैरह हैं उनको ईस्ट द्वारा उनकी शर्करा को अल्कोहल और शराब के उत्पादन में काम में लेते हैं, उस प्रक्रिया को जिससे शराब बनाई जा सके। इसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि किण्वन अथवा फर्मेंटेशन होता है। तो किण्वन की क्रिया के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। किण्वन की क्रिया किण्वन की क्रिया में क्या होता है कि हम जैसे उसमें किसी चीज़ में थोड़े से हमने कुछ सूक्ष्म जीव मिला दिए और वो धीरे धीरे उसमें अल्कोहल बनने लगता है, धीमी गति से उसमें अल्कोहल बनता है। उसको फिर हम बाद में आसवन विधि द्वारा या किसी अन्य क्रिया द्वारा अलग कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम 1857 में ईस्वी में एक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी जिनका नाम था लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने किण्वन क्रिया की खोज की थी और उन्होंने इसके बारे में बताया था। अब इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं इनका औषधीय उपयोग। ये तो हमारा था उद्योगों में, और दूसरा है इसमें हमारा औषधीय उपयोग। औषधीय उपयोग में हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कुछ प्रयोगों के दौरान देखा कि उनके कोई पेट्री डिश में जो वो प्रयोग कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ जीवाणु या फफूंद के रूप में कुछ जीवाणु की वृद्धि हुई।
तो उसमें संवर्धन में उन्हें पता लगा कि वो कुछ अलग से जो जीवाणु थे विषाक्त, उनको वो ख़त्म कर रहे थे। तो उन्होंने इसी आधार पर एक वैज्ञानिक हुए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने 1929 ईस्वी में पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। और पेनिसिलिन से आप परिचित होंगे या सुना होगा, ये ज़्यादातर ट्यूबरक्लोसिस या टीबी के इलाज में काम में लिया जाता है। फिर इसमें हम देखते हैं कि कुछ पशु आहार हैं, कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिससे उनमें सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना आसान हो जाता है। यानी कि कुछ आहार में भी ये हमारे मिला दिए जाते हैं, जिससे जो जहरीले सूक्ष्म जीव हैं उनको रोका जा सके, नियंत्रण किया जा सके। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखनी है हमें कि किसी भी एंटीबायोटिक का, जैसे हमारे इन्होंने बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, नाम लिख देता हूँ उनका, इन्होंने बनाई थी पेनिसिलिन। तो ये रोकने का काम करती है और ये एंटीबायोटिक होती है प्रतिजैविक, यानी कुछ जहरीले जीवाणु की वृद्धि को रोकती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, हमें डॉक्टर की सलाह के बिना इनका उपयोग कभी भी नहीं करना है, उससे हमें नुकसान होने की संभावना रहती है। अब मैं थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए, जैसे हैजा, क्षय, चेचक और हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं वैक्सीन। अब वैक्सीन या टीका, ये होता क्या है? वैक्सीन या टीका हम जानते हैं कि ये हमें कुछ बीमारियों से बचाता है, लेकिन कैसे? कि पहले हमें कुछ कम मात्रा में, या फिर कह सकते हैं कि कमज़ोर जीवाणु को शरीर में जब हमारे प्रवेश कराया जाता है, तो हमारा शरीर उसके लिए एक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बना लेता है। अब एंटीबॉडी जब हमारे शरीर ने बना ली, तो फिर अगली बार जब हमारे शरीर पर उसका हमला होता है, तो वो हमारा शरीर उसको पहचान जाता है और उस बीमारी से लड़ता है। तो इस तरह से कुछ वैक्सीन या टीके बनाने वाले सबसे पहले बनाए थे एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीका बनाया, किस चीज़ का? चेचक का। अब चेचक के टीके की हम बात कर रहे हैं, तो कौन से सन में बनाया? ये 1798 ईस्वी में बनाया इन्होंने। 1798 ईस्वी में इन्होंने चेचक का टीका बनाया, यानी उसकी खोज की। फिर हम देखते हैं कि पोलियो के टीके हैं, जैसे वैक्सीन है, ये लगाई जाती हैं या फिर दी जाती हैं, कुछ ओरल होती हैं, कुछ इंजेक्टेबल होती हैं। तो उनके बारे में भी हम देखते हैं, जानते हैं। अपने टेलीविज़न है, समाचार पत्र हैं, इनमें हम देखते रहते हैं। हमने देखा भी होगा पल्स पोलियो अभियान के बारे में, जिसमें पोलियो की ड्रॉप बच्चे को पिलाई जाती है। अब इसी तरह से आगे हम देखते हैं, आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, जो मनुष्यों और अनेकों जंतुओं को रोगों से बचाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे कुछ जीवाणु में हम कह सकते हैं जीवाणु हैं और नीलहरित शैवाल। ये नीलहरित शैवाल किस काम में आते हैं? ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का काम करते हैं। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं।
अब थोड़ा सा नोट करिए, फिर हम ज़्यादा नहीं है, कुछ एक एक बिंदु मैं ले रहा हूँ जिससे आसानी से समझ में आए और काम में भी आए हमारे। अब हम बात कर रहे थे मिट्टी की उर्वरता की, तो इसी में बात आती है पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण का शुद्धिकरण में जैसे हम देखते हैं कि हमने कुछ फल सब्जियों के कचरे या फिर उनका जो अनुपयोगी भाग है, इसी तरह से हमारे बगीचे में कुछ पत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं, उन पत्तियों को भी हम खाद में परिवर्तित करने के लिए इनको काम में लेते हैं। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी काम हमारे ये नीलहरित शैवाल करती है, जिसमें होते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसके अलावा हम इसमें और भी आपको बेहतर देने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेशन प्रदान कीजिए। धन्यवाद।